आज के इस गहन विश्लेषण में बहुत बहुत स्वागत है। हमारे पास आज तकनीकी ब्लॉग्स, कई रिसर्च पेपर्स और आईबीएम और डेटा साइंस के जानकारों द्वारा दी गई जानकारियों का एक बहुत बड़ा स्टैक है। हाँ, सामग्री वाकई बहुत विस्तृत है इस बार। बिल्कुल। और आज का हमारा मिशन डेटा माइनिंग के रहस्य से पर्दा उठाना है। जो लोग टेक जगत को फॉलो करते हैं उनके लिए शायद ये शब्द नया नहीं है। जी, लेकिन आज हम इसकी सतह से बहुत नीचे जाने वाले हैं। सही कहा। हम ये समझने वाले हैं कि कैसे ये अदृश्य शक्ति, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, बिग डेटा और हमारे रोजमर्रा के डिजिटल अनुभवों के पीछे का असली इंजन बनी हुई है। इस विषय की गहराई में जाने से पहले स्रोत सामग्री में दी गई एक बहुत ही शानदार एनालॉजी पर गौर करना दिलचस्प होगा। हाँ, वो खदान वाली एनालॉजी। बिल्कुल। अगर सोने की एक छोटी सी अंगूठी बनानी हो, तो खदान से लगभग 26 टन चट्टानों और मिट्टी को निकालना और छानना पड़ता है। 26 टन कच्चा माल सिर्फ कुछ ग्राम शुद्ध सोने के लिए। और डेटा की दुनिया का यथार्थ भी बिल्कुल यही है। एकदम सही। जो कच्चा डेटा सर्वरों में भरा पड़ा है, वो वही 26 टन चट्टाने हैं। और जो वैल्यूएबल इंसाइट या भविष्यवाणी करने वाली जानकारी निकलकर आती है, वो सोने की वो अंगूठी है। और यहीं पे मुझे लगता है पारंपरिक डेटाबेस मैनेजमेंट और डेटा माइनिंग के बीच का अंतर स्पष्ट हो जाता है। मेरा मतलब है, एक समय था जब हम डेटाबेस से सिर्फ ये पूछते थे कि पिछले महीने कितनी बिक्री हुई। हाँ, या किन ग्राहकों ने हमारा प्रीमियम सब्सक्रिप्शन लिया है। बिल्कुल। ये एक तरह का डिटर्मिनिस्टिक अप्रोच था, जो डेटा में साफ साफ लिखा है, एसक्यूएल क्वेरी लगाकर उसे बाहर निकाल लिया। लेकिन आज की जरूरतें इससे कहीं आगे जा चुकी हैं। अब सवाल ये नहीं है कि क्या हुआ था, बल्कि सवाल ये है कि क्या होने वाला है। और यही वो बिंदु है जहां डेटा माइनिंग एक तकनीकी आवश्यकता बन जाती है। हम उन पैटर्न्स की तलाश कर रहे हैं जो नॉन लीनियर हैं और जो किसी साधारण क्वेरी से गणितीय रूप से खोजे ही नहीं जा सकते। क्यूटर सिस्टम। सही बात है। इस छिपे हुए ज्ञान को निकालने के लिए ही असीमित और हाई डायमेंशनल डेटा में सांख्यिकीय एल्गोरिदम्स को उतारना पड़ता है। लेकिन कच्चे डेटा से इस ज्ञान तक पहुंचने का ये सफर रातों रात या किसी एक बटन को दबाने से तय नहीं होता। स्रोत सामग्री में इस पूरी प्रक्रिया को केडीडी यानी नॉलेज डिस्कवरी इन डेटाबेस के रूप में बहुत विस्तार से समझाया गया है। हाँ, और इसका सबसे पहला कदम सीधे कोडिंग या एल्गोरिदम लगाना बिल्कुल नहीं है। तो सबसे पहले क्या आता है? सबसे पहले आता है डोमेन अंडरस्टैंडिंग, मतलब बिजनेस के उद्देश्य को तय करना। खदान खोदने से पहले यह तय करना जरूरी है कि हम सोना ढूंढ रहे हैं या फिर तांबा। बिल्कुल सही। और बिजनेस की समस्या को परिभाषित करने के बाद जो दूसरा चरण आता है, वो शायद सबसे जटिल और समय लेने वाला हिस्सा है। मेरा मतलब है प्री प्रोसेसिंग और ईटीएल, एक्सट्रैक्ट, ट्रांसफॉर्म और लोड। असली दुनिया का डेटा बहुत ही अव्यवस्थित होता है। मान लीजिए एक कंपनी का डेटा सीआरएम से आ रहा है, दूसरा हिस्सा वेबसाइट एनालिटिक्स से आ रहा है और तीसरा मोबाइल ऐप से। और इन सब के फॉर्मेट्स अलग होते हैं। कई जगह जानकारी अधूरी होती है, टाइम स्टैम्प्स मेल नहीं खाते। बिल्कुल। और इसी अव्यवस्थित डेटा में नॉइज और आउटलायर्स छिपे होते हैं। अगर डेटा में मौजूद इस शोर को या डुप्लीकेट एंट्रीज को साफ नहीं किया गया, तो आगे की पूरी प्रक्रिया भ्रामक हो सकती है। डेटा साइंस में एक बहुत पुरानी कहावत है, गार्बेज इन गार्बेज आउट। एकदम सही। अगर एल्गोरिदम को कचरा फीड किया जाएगा तो नतीजे भी कचरा ही होंगे। इसीलिए प्री प्रोसेसिंग में 80% तक समय और ऊर्जा लग जाती है। और जब ये सफाई अभियान पूरा हो जाता है और डेटा पूरी तरह से ट्रांसफॉर्म हो जाता है, तब कहीं जाकर डेटा माइनिंग का मुख्य चरण शुरू होता है। जी, यहीं पर साफ किए गए डेटा सेट पर जटिल मशीन लर्निंग और सांख्यिकीय मॉडल लागू किए जाते हैं। और अंत में जो नतीजे आते हैं, उनका इवैल्यूएशन या पोस्ट प्रोसेसिंग की जाती है। हाँ, ये जांचना सबसे अहम है कि जो पैटर्न मिला है, क्या वो सिर्फ एक इत्तेफाक है या वो सांख्यिकीय रूप से महत्वपूर्ण है, क्या वो जानकारी नई है। और सबसे जरूरी बात, क्या वो बिजनेस के लिए कोई ठोस मूल्य पैदा कर रही है। बिल्कुल। इस पूरी प्रक्रिया को समझने के बाद अब उन उपकरणों की बात करते हैं जो इस खदान में इस्तेमाल होते हैं। हमारे स्रोतों में कई उन्नत एल्गोरिथम्स का जिक्र है। अगर हम इन्हें बिना किसी भारी जार्गन के समझें, तो शुरुआत एसोसिएशन से की जा सकती है, जिसे मार्केट बास्केट एनालिटिक्स भी कहा जाता है। हाँ, एसोसिएशन का मूल सिद्धांत को अकरेंस पर आधारित है, यानी कौन सी चीजें अक्सर एक साथ घटित होती हैं। इसका क्लासिक उदाहरण रिटेल सेक्टर में मिलता है। अगर डेटा में एक मजबूत नियम उभर कर आता है कि जो ग्राहक स्ट्रॉबेरी खरीदता है वो क्रीम भी खरीदता है, तो इसके पीछे एप्रियोरी या एफपी ग्रोथ जैसे एल्गोरिदम काम कर रहे होते हैं।
ये एल्गोरिथम डेटाबेस को स्कैन करके फ्रीक्वेंट आइटम सेट्स बनाते हैं। और फिर सपोर्ट और कॉन्फिडेंस जैसे मैट्रिक्स के आधार पर ये तय करते हैं कि ये पैटर्न कितना मजबूत है। इसी सिद्धांत की वजह से ई कॉमर्स वेबसाइट्स हमें तुरंत ये सुझाव दे पाती हैं कि जिन लोगों ने ये खरीदा उन्होंने ये भी देखा। अब एसोसिएशन के बाद जो तकनीक सबसे ज्यादा इस्तेमाल होती है वो है क्लासिफिकेशन। हाँ, जो सुपरवाइज्ड लर्निंग का एक बेहतरीन उदाहरण है। बिल्कुल, जहां हमारे पास पहले से ऐतिहासिक डेटा और उसके लेबल्स मौजूद होते हैं। क्लासिफिकेशन में मशीन को ये सिखाया जाता है कि विभिन्न विशेषताओं के आधार पर डेटा को सही कैटेगरी में कैसे रखा जाए। अगर हमारे पास ऑटोमोबाइल का एक बड़ा डेटा सेट है तो सपोर्ट वेक्टर मशीन या डिसीजन ट्रीज जैसे एल्गोरिदम ये सीखते हैं कि किन विशेषताओं के संयोजन से कोई कार सेडान बनती है और किन से 4x4 एसयूवी। और इसमें एसवीएम विशेष रूप से दिलचस्प है क्योंकि ये उच्च आयामी स्पेस में एक ऐसा इष्टतम हाइपोप्लेन या रेखा खींचने की कोशिश करता है जो दो अलग-अलग कैटेगरीज को सबसे बेहतरीन तरीके से अलग कर सके। सही कहा, क्लासिफिकेशन तब बहुत कारगर है जब हमें पता हो कि हम क्या ढूंढ रहे हैं और हमारे पास लेबल्स मौजूद हों। लेकिन बिग डेटा की दुनिया में अक्सर हमारे पास असीमित डेटा होता है पर कोई लेबल नहीं होता। हमें नहीं पता होता कि उस डेटा में कौन-कौन से वर्ग छिपे हैं। ऐसी स्थिति में क्लस्टरिंग नाम की अनसुपरवाइज्ड लर्निंग तकनीक का इस्तेमाल किया जाता है, जो डेटा पॉइंट्स के बीच की समानताओं को गणितीय रूप से मापती है। जी, इसमें के मीन्स एक बहुत ही लोकप्रिय एल्गोरिदम है। ये एल्गोरिदम डेटा के भीतर कुछ केंद्र बिंदु या सेंट्रॉइड्स तलाशता है और फिर उन डेटा पॉइंट्स का एक समूह बना देता है जो उस केंद्र के सबसे करीब होते हैं। ये तकनीक कस्टमर सेगमेंटेशन में बहुत काम आती है। बिना किसी पूर्व जानकारी के ये बता सकती है कि ग्राहकों के व्यवहार के आधार पर उनके कितने अलग-अलग समूह बन रहे हैं। और इसी अनसुपरवाइज्ड अप्रोच का एक और बेहद रोमांचक उपयोग एनोमली डिटेक्शन में होता है, जिसका काम है उस एक डेटा पॉइंट को ढूंढना जो बाकी पूरे समूह के व्यवहार से बिल्कुल मेल नहीं खाता, जो दुर्लभ है या सस्पेक्टेड है। वित्तीय दुनिया में फ्रॉड डिटेक्शन पूरी तरह से इसी पर निर्भर है। बिल्कुल। जब किसी क्रेडिट कार्ड से अचानक एक ऐसा ट्रांजैक्शन होता है जो उस व्यक्ति की पुरानी आदतों या लोकेशन से पूरी तरह अलग है, तो बैंक का एनोमली डिटेक्शन सिस्टम मिलीसेकंड्स के भीतर उस आउटलायर को पहचान कर ट्रांजैक्शन ब्लॉक कर देता है। सिर्फ बैंकिंग ही नहीं, साइबर सिक्योरिटी में नेटवर्क पर होने वाले अजीब ट्रैफिक पैटर्न को पकड़ने में भी ये तकनीक सबसे आगे है। इसके अलावा स्रोतों में रिग्रेशन और डायमेंशनैलिटी रिडक्शन का भी उल्लेख है। रिग्रेशन का उपयोग निरंतर मूल्यों की भविष्यवाणी करने में होता है, जैसे मौसम का तापमान या शेयर बाजार की कीमतें। लेकिन डायमेंशनैलिटी रिडक्शन एक ऐसा कंसेप्ट है जो बिग डेटा के लिए जीवन रक्षक का काम करता है। इसे अगर विजुअलाइज किया जाए तो मान लीजिए हमारे पास डेटा का एक बहुत बड़ा 3D या उससे भी उच्च आयामी क्लाउड है जिसमें हजारों वेरिएबल्स हैं। इस डेटा को प्रोसेस करना किसी भी सुपर कंप्यूटर के लिए भी भारी पड़ सकता है, जिसे कर्स ऑफ डायमेंशनैलिटी कहते हैं। और यहीं पर PCA और SVD जैसी तकनीकें काम आती हैं। ये एल्गोरिदम उस विशाल 3D क्लाउड को एक 2D मैप पर चपटा या फ्लैट कर देते हैं। और इसमें सबसे दिलचस्प बात यह है कि ऐसा करते समय डेटा का वॉल्यूम और शोर तो कम हो जाता है, लेकिन डेटा पॉइंट्स के बीच के जो सबसे जरूरी रिश्ते या पैटर्न्स हैं वो बिल्कुल सुरक्षित रहते हैं। ये मूल रूप से सिग्नल को बनाए रखने और शोर को हटाने की एक अत्यधिक उन्नत गणितीय प्रक्रिया है। ये सारी तकनीकी पृष्ठभूमि हमें इस बात के लिए तैयार करती है कि असल जिंदगी में इसका इम्पैक्ट कितना गहरा है। सिर्फ विशाल डेटा इकट्ठा कर लेना कोई उपलब्धि नहीं है। उस डेटा से क्या हासिल किया जा रहा है, असली कहानी वहां शुरू होती है। बिल्कुल, हमारे स्रोतों में उन कंपनियों के कुछ बेहतरीन केस स्टडीज दिए गए हैं जिन्होंने इस डेटा माइनिंग को एक कला में बदल दिया है। सबसे पहला और चौंकाने वाला उदाहरण है ग्रुपॉन का। ग्रुपॉन भी अपने अपने अभियानों को ग्राहकों की पसंद के अनुकूल बनाने के लिए लगभग 1 टेराबाइट कस्टमर डेटा का विश्लेषण किया। और ये कोई साधारण बैच प्रोसेसिंग नहीं थी, बल्कि ये रियल टाइम माइनिंग थी। इसका मतलब है कि जैसे जैसे लोग प्लेटफॉर्म पे इंटरैक्ट कर रहे थे, सिस्टम उसी क्षण डेटा को माइन करके ये तय कर रहा था कि किसे कौन सा ऑफर दिखाना है। इस स्तर की रियल टाइम प्रोसेसिंग के लिए एक बेहद मजबूत और स्केलेबल इंफ्रास्ट्रक्चर की आवश्यकता होती है। और अगर हम डेटा के विविध स्रोतों को मिलाने की बात करें तो डोमिनोज पिज्जा का उदाहरण एक मास्टर क्लास है। जब कोई पिज्जा ऑर्डर करता है तो पीछे जो तंत्र काम कर रहा होता है वो अविश्वसनीय है। डोमिनो ने एक निर्बाध अनुभव देने के लिए
85,000 अलग-अलग डेटा स्रोतों को एक साथ माइन किया। 85,000। हाँ, इन स्रोतों में उनका पॉइंट ऑफ सेल सिस्टम, 26 अलग-अलग सप्लाई चेन सेंटर्स का इन्वेंट्री डेटा, ग्राहकों के टेक्स्ट मैसेजेस, सोशल मीडिया इंटरैक्शंस और यहाँ तक कि Amazon Echo के वॉइस कमांड्स भी शामिल थे। इन सब को एक साथ जोड़ने का मतलब है कि जब कोई अपने स्मार्ट स्पीकर से पिज़्ज़ा ऑर्डर करता है, तो सिस्टम न सिर्फ NLP के जरिए उस कमांड को समझता है, बल्कि ऐतिहासिक डेटा को माइन करके ये भी सुनिश्चित करता है कि नज़दीकी आउटलेट पर उस समय उस विशिष्ट पिज़्ज़ा के लिए पर्याप्त सामग्री उपलब्ध है या नहीं। ये प्रिडिक्टिव एनालिटिक्स और रियल टाइम ऑपरेशंस का एक अचूक संगम है। कस्टमर एक्सपीरियंस को पूरी तरह से व्यक्तिगत बनाने का एक और शानदार उदाहरण एयर फ्रांस KLM का है। उन्होंने अपने यात्रियों का एक 360 डिग्री व्यू तैयार किया है। इसके लिए उन्होंने वेबसाइट कुकीज, ट्रिप सर्च हिस्ट्री, पुरानी बुकिंग्स और यहाँ तक कि सोशल मीडिया डेटा को भी एक जगह लाकर माइन किया। एयर फ्रांस KLM के चीफ कस्टमर डेटा ऑफिसर गौथियर लेमाजने का एक बहुत ही सटीक कोट हमारे स्रोतों में है। उन्होंने कहा था कि हर यात्री अद्वितीय है। हमारे बिग डेटा और टैलेंट प्लेटफॉर्म के साथ हम उनके लिए मेड जस्ट फॉर मी यात्रा अनुभव प्रदान करते हैं। इसका व्यावहारिक मतलब ये है कि सिस्टम उड़ान भरने से पहले ही ये अनुमान लगा लेता है कि किसी को किस तरह की सीट पसंद आएगी या उनके भोजन की प्राथमिकताएं क्या हो सकती हैं। ये सिर्फ एक सेवा नहीं है, ये एक प्रिडिक्टिव हॉस्पिटैलिटी है। रोजमर्रा की जिंदगी का एक और उदाहरण Amazon का लिया जा सकता है, जो हम सबके अनुभव से जुड़ा है। Amazon के पास करोड़ों उत्पादों का एक विशाल डेटाबेस है। लेकिन जब कोई 1,000 रुपए का बजट फिल्टर लगाता है और 4 स्टार रेटिंग सेलेक्ट करता है, तो डेटा माइनिंग एल्गोरिदम, विशेष रूप से कोलैबोरेटिव फिल्टरिंग, तुरंत सक्रिय हो जाते हैं। वे न सिर्फ उस फिल्टर को अप्लाई करते हैं, बल्कि पुराने व्यवहार और उसी प्रोफाइल के लाखों अन्य लोगों के व्यवहार को माइन करके पलक झपकते ही सबसे सटीक उत्पाद सामने रख देते हैं। और ये सब इतनी तेजी से होता है कि हमें इसके पीछे की जटिलता का एहसास ही नहीं होता। ये सभी केस स्टडीज एक बहुत बड़े परिदृश्य की ओर इशारा करते हैं। आज के समय में हर जगह आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और बिग डेटा की चर्चा है, लेकिन एक कड़वा सच ये है कि डेटा माइनिंग के बिना ये दोनों ही तकनीकें पंगु हैं। AI को अक्सर एक जादू की तरह पेश किया जाता है जो खुद फैसले लेता है, लेकिन AI मॉडल्स को सीखने के लिए जिन पैटर्न्स और फीचर्स की जरूरत होती है, वे आसमान से नहीं गिरते। AI के लिए पैटर्न रिकॉग्निशन और सही फीचर सिलेक्शन का पूरा काम डेटा माइनिंग टूल्स ही करके देते हैं। डेटा माइनिंग वो नींव तैयार करती है जिस पर मशीन लर्निंग मॉडल्स को ट्रेन किया जाता है। बिना साफ और माइन किए गए डेटा के सबसे उन्नत डीप लर्निंग मॉडल भी कोई सटीक भविष्यवाणी नहीं कर सकता। और बिग डेटा के संदर्भ में भी यही बात लागू होती है। बिग डेटा की 3 मुख्य चुनौतियां हैं: वॉल्यूम, वेलोसिटी और वैरायटी। इतना विशाल और तेजी से आता हुआ डेटा पारंपरिक सिस्टम्स को क्रैश कर सकता है। डेटा माइनिंग एल्गोरिदम्स अपनी स्केलेबिलिटी के कारण इस विशाल डेटा को प्रोसेस करने में सक्षम होते हैं। इसके अलावा, जैसा कि हमने डायमेंशनैलिटी रिडक्शन में चर्चा की, डेटा माइनिंग डेटा रिडक्शन की सुविधा देती है। ये बिग डेटा के महासागर से गैर जरूरी शोर को हटाकर सिर्फ उसी जानकारी को सामने लाती है जो प्रिडिक्टिव एनालिटिक्स के लिए जरूरी है, जिससे भविष्य के रुझानों का सटीक अनुमान लगाया जा सके। पूरी चर्चा को अगर एक धागे में पिरोया जाए तो ये स्पष्ट होता है कि डेटा माइनिंग कच्चे अव्यवस्थित डेटा के शोर से शुद्ध भविष्यवाणी करने वाले इनसाइट्स निकालने की कला है। आज हम चाहे ऑनलाइन न्यूज़ पढ़ रहे हों, सोशल मीडिया पर स्क्रॉल कर रहे हों या कोई फिल्म देख रहे हों, हमारे हर क्लिक, हर ठहराव को ये अदृश्य एल्गोरिदम लगातार माइन कर रहे हैं। वे खामोशी से हमारे व्यवहार का एक डिजिटल फिंगरप्रिंट बना रहे हैं और हमारे अगले कदम की भविष्यवाणी कर रहे हैं। और ये सिर्फ कॉर्पोरेट मुनाफे तक सीमित नहीं है, ये हमारे डिजिटल जीवन के अनुभव को पूरी तरह से रीशेप कर रहा है। तकनीक न सिर्फ हमें समझ रही है, बल्कि वो हमारे लिए एक ऐसा डिजिटल वातावरण तैयार कर रही है जो हमारे पिछले व्यवहार से सबसे ज्यादा मेल खाता हो। लेकिन इसी ऐतिहासिक डेटा और भविष्यवाणी के खेल से एक बहुत ही गहरा और विचारोत्तेजक सवाल भी जन्म लेता है। ये सवाल हमारी स्रोत सामग्री के प्रिडिक्शन वाले हिस्से का एक तार्किक विस्तार है। वो कैसे? देखिए, डेटा माइनिंग एल्गोरिदम हमारे अतीत के आधार पर हमारे भविष्य की भविष्यवाणी करने में बहुत माहिर हो चुके हैं। वे जानते हैं कि हमें कौन सा पिज़्ज़ा पसंद है, हम कौन सी किताबें पढ़ते हैं और हमारी सामाजिक विचारधारा क्या है।
तो क्या इस निरंतर कस्टमाइजेशन के कारण हम अनजाने में अपनी ही पुराने फैसलों और विचारों के एक इको चेंबर में तो नहीं फंस रहे हैं? ये बहुत ही प्रासंगिक सवाल है। अगर मशीनें हमें हमेशा वही दिखाएंगी जो हम पहले से पसंद करते हैं, तो क्या हमारे पास कुछ बिल्कुल नया, कुछ अप्रत्याशित खोजने की गुंजाइश बचेगी? ये वास्तव में एक ऐसा सवाल है जो सिर्फ तकनीकी नहीं बल्कि मानवीय व्यवहार से जुड़ा है। जब प्रिडिक्टिव एल्गोरिदम्स इतने सटीक हो जाते हैं कि वे हमारे लिए हमारी दुनिया को फिल्टर करने लगते हैं, तो इंसान की वो स्वाभाविक प्रवृत्ति खतरे में पड़ सकती है जो उसे नई और अनजान चीजों को एक्सप्लोर करने के लिए प्रेरित करती है। क्या हम अपनी पसंद के गुलाम बन रहे हैं जिसे मशीनें और मजबूत कर रही हैं? ये सोचने पर मजबूर करता है। बिल्कुल। क्या हमारा भविष्य सिर्फ हमारे अतीत की एक गणितीय परछाई बनकर रह जाएगा, या हम उस एल्गोरिदम के लूप को तोड़कर कुछ नया खोज पाएंगे? ये एक ऐसा सवाल है जिस पर हम सबको विचार करना चाहिए। डेटा माइनिंग की इस विशाल, जटिल और रोमांचक दुनिया के इस गहन विश्लेषण में हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगले विश्लेषण में कुछ नए स्रोतों और एक नए विषय के साथ। तब तक सवाल पूछते रहें और अपने डिजिटल फुटप्रिंट पर नजर रखें।